हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। अब एटॉमिक रेडियस में एक नई चीज़ पढ़नी है हमें, कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक नोट करके उसी के बाद आप लिख लीजिएगा, एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इसको चेंज कर दें थोड़ा सा, यहां लिख दें इसको ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यही हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते 3D सीरीज मैंने ले लिया। मान लो यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में हमने लिख दिया यहाँ पर जिंक। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, सभी लोग जानते हैं 3D सीरीज, यानी कि यहाँ पर इन पे जब भी कभी नया इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D सबसेल में भरा जाएगा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम टू मैग्नीज यहां तक क्या होता है, ये जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगी? ठीक है, ये अभी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद मैग्नीज के बाद निकल तक, मैग्नीज टू निकल, ये एटॉमिक रेडियस नियरली सेम होती है। क्या है कि नियरली सेम हो जाएगी। और उसके बाद फिर वापस जब जिंक की तरफ बढ़ते हैं तो यही लिखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है, यही चीज एटॉमिक रेडियस ये इंक्रीज करने लगती है। एटॉमिक रेडियस ही इंक्रीज करने लगता है। ठीक, स्कैंडियम टू मैग्नीज डिक्रीज करेगा, मैग्नीज टू निकल जो है नियरली सेम रहता है, उसके बाद जो है रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो इसको हमें स्टडी करना है कैसे हो रहा है। तो एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड जाने पर हमेशा ही एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, हमें उसी का रीजन फाइंड आउट करना है। तो रीजन ये है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है जेड इफेक्टिव, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और दूसरी चीज होती है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट, या उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। तो जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर साइज घटने लगता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, तो साइज वहां क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो जब कभी भी यहां पर एटॉमिक रेडियस हमको डिक्रीज होता दिखाई देगा, जब हमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता दिखाई देगा, तो हम जान जाएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा होगा। ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस है, ऐसे सेल्स बनी है। तो अगर ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल्स को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज डिक्रीज करेगा। अगर जो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा और साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट के या शील्डिंग इफेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। किसके केस में? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कहेंगे कि जो जेड इफेक्टिव है वो नियरली सेम है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट के नियरली क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें लगभग बराबर आ रही हैं। अब तीसरी चीज जो आ रही है वो क्या है कि जेड इफेक्टिव जो होगा, जेड इफेक्टिव इज लेस देन शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट से कम हो जाएगा। तो दो ही फैक्टर यहां पर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर जो रेडियस को घटाता है उसका नाम है जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी शील्डिंग इफेक्ट कौन है? शील्डिंग इफेक्ट वो है जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो रिपल्सन ज्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लगातार क्या होगा, साइज बढ़ने लगेगा। तो एक
एक की वजह से साइज बढ़ रहा है, एक की वजह से साइज घट रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही फैक्टर एक साथ काम कर रहे होंगे। कैसे समझना है इसको, जब हम स्कैंडियम पे होते हैं तो स्कैंडियम के केस में 3 के डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जब यहां जिंक पे आते हैं तो 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10। तो हम जानते हैं कि sp-d-f जो सब सेल्स हैं, सबसे बड़ा साइज f का होता है, उससे छोटा d का होता है। मैंने आपको बताया है कि सील्डिंग सबसे ज्यादा s में होती है, उससे कम p में, फिर उसके बाद d में, सब d और f में पुअर सील्डिंग होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन d में जाएगा तो d का साइज बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें एक है, तो वो प्रॉपर सील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए यहां पर सील्डिंग इफेक्ट कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, टाइटेनियम के केस में 3d2 हो जाएगा, ऐसे नया नया इलेक्ट्रॉन भरता चला जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा मैग्नीज के बाद, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक, कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, हम जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट राइट यानी बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसी के साथ साथ सील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता रहता है। इसीलिए रेडियस ना घटता है ना ही रेडियस बढ़ता है, रेडियस नियरली सेम रहता है। लेकिन निकल के बाद जैसे ही कॉपर और जिंक पे पहुंचते हैं तो 3 का डी, यहां पर आप जानते हैं कि कॉपर में 3d10 ही होता है, तो कॉपर का 3d कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, अब वो प्रॉपर सील्डिंग प्रोवाइड कर सकता है, तो सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा जेड इफेक्टिव से। सील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव ये पुराने वीडियो लेक्चर्स अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो आज वहां से जाके समझ लीजिएगा क्या होता है। एक बार फिर से मैं हल्का सा बता देता हूं, सील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव क्या है। ये न्यूक्लियस है, ऐसे सेल्स हैं, यहां बैठा हुआ न्यूक्लियस, यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, यहां के इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है उतना फोर्स लगना चाहिए, लेकिन उतना फोर्स लगता क्यों नहीं है, क्यों नहीं लगता, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, इस इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आती है वो उसी को कहते हैं क्या, सील्डिंग इफेक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन का फोर्स ज्यादा होगा, तो बढ़ने लगेगा। इफेक्ट जेड इफेक्टिव क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो जब जब ये वैल्यू बढ़ती है तब जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जब चार्ज को बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज घटने लगेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब जब बढ़ता है तब साइज घटने लगता है। ये मैं लास्ट टर्म पे बता चुका हूं, पिछले वीडियो लेक्चर में इसमें बता चुके हैं। तो ये इनके अलोंग द पीरियड के लिए है। ऐसे जितने भी ये 3D सीरीज का है, इसके स्कैंडियम के जस्ट नीचे जब आएंगे 4D सीरीज में तो वहां पे भी वही चीज चलता रहेगा। तो ये चीज यहां तक ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में किस तरीके से रेडियस में चेंज आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे ग्रुप में चेंज आएगा। तो हम जानते हैं कि जो है डी ब्लॉक में फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और हमें सिर्फ सिक्स्थ पीरियड तक ही पढ़ना है इसमें। तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, और इन लोगों को बोलते हैं, फिफ्थ पीरियड वालों को 4D सीरीज बोलते हैं, सिक्स्थ वालों को 5D सीरीज बोलते हैं। ये सब मैं पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। क्यों इनको 3D सीरीज कहा जाता है, 3D सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन हमेशा 3rd के डी सब सेल में एंटर होगा, यहाँ 4 के डी सब सेल में एंटर होगा और यहाँ 5 के डी सब सेल में एंटर होगा। तो जब 3D से 4D जाएंगे तो अल्टीमेटली आप फोर्थ पीरियड से कहां जाना, फिफ्थ पीरियड में। और टॉप टू बॉटम हमेशा ही साइज डिक्रीज करता है, वो अलोंग द पीरियड फेज से पहले जो हमने पढ़ा था, ये क्या है, अलोंग द ग्रुप है। तो जब फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड पाएंगे तो क्या हो रहा है कि 3D सीरीज से 4D सीरीज जा रहे हैं, तो यहां पर रेडियस जो है वो रेडियस इंक्रीज करता है, रेडियस इंक्रीजेस। अब ये बताना जरूरी नहीं है, ये यहां पर बताना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि इंक्रीज क्यों कर रहा है। सभी लोग जानते हैं कि 3D से 4D जाएगा तो रेडियस क्यों इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है भाई, यहां 4 सेल है, यहां पर 5 सेल हैं। लेकिन यही जब 4D से 5D आता है, जब ये 4D से 5D आता है तो रेडियस जो है, रेडियस
नियरली सेम होती है, रेडियस नियरली सेम हो जाएगी ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। इसी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन को ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जब इस लास्ट में खत्म होने लगा तो मैं बताऊंगा। आप समझिए कि जब 4th से 5th पीरियड में आते हैं तो 4f ऑर्बिटल उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 5th से 6th, जब 5th पीरियड से 6th पीरियड में आएंगे तो वहां पर 6th पीरियड में पहुंचते ही, डी ब्लॉक में 6th पीरियड में पहुंचते ही वहां पर जो है लेंथेनाइड सीरीज उससे पहले आ चुकी होती है। लेंथेनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? 4 के f में, और f की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा पुअर होती है, f की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा पुअर होती है। इसी वजह से वहां पर साइज बढ़ने के बजाय सेम रह जाता है। देखिए यहां पर साइज क्या होना चाहिए था? 5th पीरियड के बाद 6th पीरियड में साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन नियरली सेम रह जाता है, क्योंकि 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे हम समझ सकते हैं। ऐसे हम लिखें निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। तो निकेल कौन से पीरियड का है? 4th पीरियड का, पैलेडियम 5th पीरियड का, और ये 6th पीरियड का। तो निकेल से बड़ा है पैलेडियम, लेकिन पैलेडियम और प्लैटिनम नियरली सेम होते हैं, नियरली सेम होते हैं। यहां हम लिख देंगे क्या? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि पैलेडियम और प्लैटिनम उन दोनों का ऑर्डर नियरली सेम होगा। रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के बारे में क्या है? आयनिक रेडियस में या तो आयन जो है वो आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनायन हो जाएगा। तो हम यहां पर दोनों टाइप के आयंस के लिए बात करेंगे। तो यहां पर आयनिक रेडियस को आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस से लेके और लास्ट सेल जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, हम 2 सेल नहीं बना रहे, कहीं से बता दे रहे हैं इसे, न्यूक्लियस से लेके लास्ट सेल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक लास्ट सेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। ठीक है, तो आयनिक रेडियस के बारे में ये एक टर्म जरूरी होता है कि लास्ट सेल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लास्ट सेल तो होगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बिना सेल को कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहां पर हम पहले लिखना स्टार्ट करें। एक कैटायन हमेशा ही, एक कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैटायन हमेशा ही अपने पेरेंट एटम से क्या होगा? पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। सिंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन Z effective increases and sometimes a shell may also decreases। ठीक है, एग्जाम्पल में सोडियम हमेशा ही बड़ा होगा सोडियम आयन से, मैग्नीशियम हमेशा ही बड़ा होगा मैग्नीशियम 2+ आयन से। दोनों सवालों, ये दोनों चीजें जिसमें लिखी गई उन सब का जवाब यहां पर प्रेजेंट है। क्या है? सोडियम मतलब ये न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल
और तीसरा सेल। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 8 1। तो हम कह रहे हैं कि सोडियम से सोडियम आयन बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि वाला सेल ही खत्म हो गया। तो पहले 3 सेल थे, अब कितने सेल बचे? पहले 3 सेल थे, अब कितने सेल बचे? अब सिर्फ 2 ही सेल बचे हैं। तो साइज घट गया बढ़ गया? घट गया। तो हम कहेंगे कि सोडियम के कंपैरिजन में सोडियम आयन छोटा है। दूसरी बात कि मैग्नीशियम कैसे बन गया? मैग्नीशियम +2। तो मैग्नीशियम से +2 कैसे बना होगा? पहले मैग्नीशियम रहा होगा, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो मैग्नीशियम +1 बन गया होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकला हो गया तो मैग्नीशियम 2+ बन गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकल रहा है, ठीक है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाले मैग्नीशियम +1 बना, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया? वो मैग्नीशियम 2+ बन गया। अब इसको मैं समझने चलता हूं। जैसे मुझे जब मैं कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख रहा हूंगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z - सिग्मा, Z - सिग्मा। तो अगर जो इन्हीं तीनों लोगों के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो Z तो तीनों लोगों का बराबर है। क्यों? क्योंकि Z इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तीनों जगह क्या है? 12 है। लेकिन सिग्मा की वैल्यू घटती जा रही है। क्यों? सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, यहां पर 11, यहां पे कितने? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जो कम होने लगेंगे तो इसकी वैल्यू घटने लगेगी। तो अगर जो सिग्मा की वैल्यू घटने लगेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब कभी किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज भी वहां पर क्या होने लगता है? घटने लगता है। साइज वहां क्या होने लगता है? घटने लगता है। अब फिर से हमको एक चीज समझना है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन है, फिर मैग्नीशियम 2+ आयन है। तीनों के केस में Z की वैल्यू नहीं बदल रही है। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब सिग्मा की वैल्यू घटेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तब तब साइज घटने लगता है। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम से छोटा कौन है? मैग्नीशियम आयन, और उससे छोटा कौन है? मैग्नीशियम 2+। तो इन दोनों सवालों का जवाब यहां पर है, ठीक है। इतनी बात हो गई किसके बारे में? ये कैटायन के बारे में हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसी में दूसरा पॉइंट लिख दें हम कि जो साइज ऑफ कैटायन ये हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। लेकिन ये ध्यान रहे कि कैटायन सेम एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे हम यहां लिख दें मैग्नीज 2+, मैग्नीज 3+, मैग्नीज 4+, ऐसे ही मैग्नीज 6+ भी होता है, मैग्नीज 7+ भी होता है। तो आपसे पूछे कि बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन? ठीक है, या इनका ऑर्डर लिख दीजिए। तो आप कहेंगे जिसका चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसका साइज सबसे कम। तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर मैग्नीज Mn+7 सबसे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं? जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर आयरन 2+ और आयरन 3+। तो दोनों ही आयरन ही हैं, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे आयरन 2+ बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा होता है उसका साइज क्या होता है? कम होता है। तो ये कैटायन के चार्ज के लिए इतनी चीजें हमें जानना जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है साइज ऑफ एनायन के बारे में बात करें तो हम क्या लिखेंगे? द साइज ऑफ एनायन, एनायन जो होता है, द साइज ऑफ एनायन इज always larger than the parent atom because during its formation the effective nuclear charge जिसको हम क्या लिखते हैं? Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि साइज क्या हो जाएगा? तुरंत बढ़ जाएगा।
अब यहां पर एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्लोरीन और क्लोराइड, क्लोरीन और क्लोराइड कौन सा बड़ा है? क्लोराइड बड़ा है। ऑक्सीजन और ऑक्साइड दोनों में कौन बड़ा? ऑक्साइड बड़ा है, जिसको तो यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, समझिए। जैसे आपने कहा कि लिख दीजिए जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इतनी चीज सबको समझ में आ जानी चाहिए अब तक कि जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तब तब साइज वहां पर घटने लगता है। तो आपसे कहे कि क्लोरीन और क्लोराइड बात करिए तो दोनों का ही एटॉमिक नंबर 7 है, तो जेड की वैल्यू तो बदल रही है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू बदल रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 17 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 है। तो अगर जो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जेड में से जो घट रहा था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा, इसीलिए क्लोराइड बड़ा है। ऑक्सीजन और ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्साइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है। तो जैसे ही जेड दोनों के केस में सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों के केस में सेम है, लेकिन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जेड इफेक्टिव घट जाएगा, और जेड इफेक्टिव घटते ही साइज क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो इसमें इसी के साथ एक चीज और हम लिख दें कि जो साइज ऑफ एनायन होता है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसको, फोर्थ, द साइज ऑफ एनायन is directly proportional to amount of negative charge। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जैसे ऑक्सीजन लिखा हो, ऑक्सीजन माइनस लिखा हो, ऑक्सीजन 2 माइनस लिखा है, तो ऐसे लिखते चले जाएंगे, सबसे बड़ा यही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमें किसके बारे में पता लग गया? साइज ऑफ एनायन के बारे में। एनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर लीजिए, ये ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है साइज ऑफ एनायन के लिए, ये ध्यान रखें इस चीज को कि हमेशा ही ये सेम एलिमेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन लिख दें, यहाँ फ्लोरीन लिख दें, यहाँ एल्यूमिनियम लिख दें, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, अब हमने कैटायन और एनायन के बारे में बात कर लिया। कैटायन और एनायन में जब हम साइज जो है कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर एक ही एलिमेंट का होगा, लेकिन कहीं एक चीज ऐसा आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हो जाए तब क्या करेंगे, तो उसके बारे में बात कर लिया जाए थोड़ा सा। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए 1 डिवाइडेड बाई जेड बाई ई रेशियो। ठीक है, 1 डिवाइड बाई जेड बाई रेशियो। आपसे पूछा जाए कि जेड क्या चीज है, तो आप तुरंत जेड क्या बता देंगे? जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ई आप जानते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है इसमें। ऐसे समझिए कि हमने यहां लिख दिया नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, फिर यहाँ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और यहाँ लिख दे रहे हैं एल्यूमिनियम आयन। तो अगर आपसे पूछा था कि जेड क्या चीज है, जेड सबका लिख दो, तो इसका होता है 7, 8, 9, 11, 12 और ये 13। आपसे बोला जाए अच्छा इसका सबका इलेक्ट्रॉन भी लिख दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन भी आप लिख देंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10, 10, 10, 10 और ये 10, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर जो आपसे कहा जाए कि जेड बाई ई रेशियो बता दीजिए, तो वो भी आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है? आप लिखेंगे इसको 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगा आपका 1.1, 1.2, 1.3। तो मैंने क्या कहा, आपसे पूछा जाए साइज, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जिसका जेड बाई ई सबसे कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। जेड बाई सबसे कम किसका है? नाइट्राइड का, तो सबसे बड़ा नाइट्राइड, फिर ऑक्साइड, फिर फ्लोराइड, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इस तरीके से आ गया। बहुत आसान सा काम है। अच्छा, अब इसको शॉर्टकट बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो, जरूरी थोड़ा ना कि इलेक्ट्रॉन 10 आए, तो आपको डिनोमिनेटर में डिवाइड करके आप थोड़ी चेक करोगे। आप जानते हैं कि अगर जो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ई की वैल्यू तो सबकी बराबर ही होगी, ई की वैल्यू सबको बराबर होगी। तो ये अगर जो हम यहाँ पर ई नहीं भी लिखते तो हम ये देख लेते कि जेड जिसका सबसे छोटा है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये
इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबके पास बराबर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन यहाँ बराबर है। जेड बाई ई रेशियो फॉर्मूला दिया गया, बट आप समझने के लिए आपको शॉर्टकट, अगर जो कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये ज्यादा अच्छा मेथड है कि आप इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, सिर्फ जेड देखिए। जिसका जेड सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम, जिसका जेड सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम। आगे ये बात, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे। अब ये तो हो गया कि इसको फॉर्मूला था, फॉर्मूला पे बेस्ड हमने समझ लिया कि सबसे बड़ा नाइट्राइड है और उससे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है, एल्यूमिनेट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समझिए कि न्यूक्लियस लिख दिए, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल और दूसरा सेल। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ही आपको ये अच्छे से पता है कि अगर जो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उससे अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन को भरने का और कोई तरीका ही नहीं है। एक एक करके सबको कंसीडर करो। अगर जो नाइट्रोजन लेंगे आप तो यहाँ प्रोटॉन कितना आएगा, 7, इसके केस में 8, फ्लोरीन के केस में 9, 11, 12, 13। तो अलग अलग केस में आप लेके चलेंगे तो धीरे धीरे जैसे आप नाइट्रोजन से एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, वहां पर घट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें यही दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज घटता है। वही चीज हम लिख भी रहे हैं कि सबसे बड़ा नाइट्राइड और सबसे छोटा एल्यूमिनियम 3+। ठीक, तो ये था किस तरीके से हम यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कंसीडर करते हैं साइज को। तो आज हमने जो है एटॉमिक साइज के आयनिक साइज के बारे में पढ़ा, किस तरीके से आयनिक साइज कंसीडर करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में किस तरीके से रेडियस पढ़ते हैं, और हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किस तरीके से साइज के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।